गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। कि उस पर्सन से या किसी से मुझे दोस्ती दुश्मनी ऐसा। अब है यूनियन मिनिस्टर जो कैंडिडेट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन गए, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आर्टिकल से मतलब नहीं है, छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग हैं, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देखे दोनों जगह, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, यहाँ भी। यूनियन मिनिस्टर जो कंटेस्ट करने वाले हैं वो भी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। फिर वैसे ही कैंडिडेट टू इलेक्शन फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। अब यहाँ कौन नहीं है, ओथ ऑफ फॉर्मेशन किसका नहीं है, प्रेसिडेंट का नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं होते, वो भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़े होते हैं, मतलब एमपी थोड़े होते हैं। तो यहाँ भी देखिए इलेक्शन कमीशन का नहीं है, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर का नहीं है, कहने का मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। और कौन बचा इसमें जो है वो नहीं है, ऐसा कुछ है। फिर देखो यहाँ भी देखो गवर्नर का नहीं है, गवर्नर का नहीं है, चीफ मिनिस्टर का है, ऑब्वियस सी बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर तो चीफ मिनिस्टर बनेगा ना, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा, तो उसका है एक तरह से, लेकिन किसका किसका नहीं है दिखा दिया। ऊपर वाले में प्रेसिडेंट का वाला जो थे नहीं, गवर्नर वाला का नहीं, वाइस प्रेसिडेंट वाला का नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो चलो पहले से है ही, ये पता होना चाहिए किसका नहीं है, किसका है वो तो है ही। तो खैर ये हुआ। फोर्थ शेड्यूल में देखो, फोर्थ एलोकेशन ऑफ सीट है, जो राज्यसभा में किस स्टेट को कितना सीट देना है दिया गया है। तो ये है एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो कुछ ही यूनियन टेरिटरी है जिसको राज्यसभा में सीट दिया गया, आई थिंक दिल्ली को दिया गया है, पौंडीचेरी को आई थिंक नहीं दिया गया राज्यसभा में से, दिल्ली को ही तो दिया गया है, शायद एक है या दो है, ऐसे कुछ दो होंगे शायद। तो ये है फिफ्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू, देखें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया कौन कौन सा है, ये ट्राइबल एरिया नहीं कहला रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल एरिया कौन कौन से हैं, 10 शेड्यूल एरिया नाम बता दिया था कहाँ कहाँ है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को छोड़कर जो इधर वाला स्टेट है, नॉर्थ वाले एक तरह से, तो नॉर्थ वाले या साउथ वाले जो स्टेट, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जो स्टेट है, वो 10 का नाम बताया, मैं फिर से नहीं बताना चाहता। तो ये हो गया आपका देखें फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइब, लेकिन किसको, ये 4 स्टेट जो है इनको छोड़कर, जिनके ट्राइबल एरिया AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM ऐसे याद रख सकते हो। प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, देखें यहाँ ट्राइबल एरिया नहीं है, यहाँ है ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ ये में, यहाँ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की बात है, ना कि ट्राइबल एरिया की बात है। अभी तक इतना जानने की जरूरत है, इतना जानने की जरूरत है। तो ये हुआ। अब देखो इधर के आर्टिकल का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं, कम से कम इतना ज़रूरत है जानने की। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल हमेशा बोला है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं कौन कौन से हैं। ये बुक में आपको, किताब में आप बैक में जाओगे तो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कनकरेंट लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट, लंबा चौड़ देखो ना, इतने सारे हैं सब्जेक्ट। देखो यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली क्या थे छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। स्टेट लिस्ट में अभी 59 सब्जेक्ट हैं, कनकरेंट में समथिंग है लगभग 52 है सब्जेक्ट,
को देखोगे, उतना पढ़ोगे, याद करोगे तो बहुत मुश्किल है कि याद रह जाए। पर हाँ, एक रीडिंग मार लेना है, अभी नहीं बाद में, जब बहुत हद तक जब मैं पढ़ा दूँ या पढ़ लो, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये देखते ही पता चल जाता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस है, ये सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बीच बीच का है। जहाँ आपको लगेगा कि इसमें कंफ्यूज होता है आदमी कि क्लियरिटी नहीं है इसमें, क्लैरिटी नहीं है इसमें कि ये कौन सा हो सकता है, उसको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, देखने की, ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको ऑब्वियसली जब इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, ये मैक्सिमम उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं वो कि हाँ ये सेंट्रल यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का है, एक करेंट का। लेकिन फिर भी कई बार आपको कम से कम उसके थॉरली जाना पड़ेगा, उसके मतलब एक एक सब्जेक्ट से, ताकि एग्जाम में पूछा जाता है उससे कि हाँ ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये करेंट लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट में आता है। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन है तो उसमें यू कांट से एनीथिंग। खैर, टफ क्वेश्चन उसको बोलते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए जी है, भले ही बहुत बेसिक चीज़ हो, आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ है। कुछ सब लोगों ने सब पढ़ा है, लेकिन कुछ उसमें से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, ज़्यादा मेमोराइजिंग वाली फैक्चुअल चीज़ ऐसे घूस घूस के पूछ दिए, जो पूछते हैं चाहेंगे ज़बरदस्ती के गलत ही कर दे। उतना रट्टा मारना स्टूडेंट से पॉसिबल नहीं है, मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो गलती चाहे तो करवा भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। पर हमें अपने तरीके से जितनी हमें हो सकती है, टाइम मिल सकता है, जितना आपको टाइम मिले, जितना याद रहे, आप एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं। तो ये हुआ 7th शेड्यूल। देखो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज की बात करेंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि ये लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर में यूज होता है, वहाँ उनके ऑर्डर एक्ट उसमें हो लैंग्वेज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है। वहाँ पार्लियामेंट की लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज में लोग अपनी बातें रख सकते हैं। यहाँ तक एग्जाम में बुक भी पब्लिश होता है, तो एनसीईआरटी में कि जितने ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको पब्लिश करना है वो एग्जाम में। यूपीएससी में क्वेश्चन है, यूपीएससी में है तो लैंग्वेज आप यूनिवर्सल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। ऐसे नॉट नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन कौन है यहाँ आपका लैंग्वेज, इतना सारा सब है आंसर। इसमें क्वेश्चन क्या आता है ना कि इस कौन से अमेंडमेंट में कितने लैंग्वेज जोड़े गए। शुरू में कितने थे वो तो ठीक है, बाद में एक बार में 3 लैंग्वेज जोड़ा, एक लैंग्वेज जोड़ा गया, एक में अगली बार 3 लैंग्वेज जोड़ा गया, अगली बार 4 लैंग्वेज जोड़ा गया, 4 3 7 1 8। लेकिन स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज थे इसके 14 ही थे, 14 के बाद 8 जोड़ा गया। तो कौन से अमेंडमेंट्स जोड़ा गया एग्जाम में आता है। तो देखो सबसे लास्ट अमेंडमेंट में देखो कि 92nd 92वां क्या हिंदी में बोलते हैं पता नहीं 92वां, हाँ 92वां। तो 92nd तो 92 या 92nd अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ 2003 में। यहाँ देखो 2003 में जो हुआ इसमें 4 लैंग्वेज जोड़े गए। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली बोडो लैंग्वेज जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जैसे असम मेघालय वाले रीजन में बोली जाती है। डोंगरी कश्मीर वाले जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। मैथिली बिहार वाले रीजन मैथिली जानते होंगे। एंड संथाली ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये ट्राइबल जो एरिया मुंडा जो है ट्राइब, उनमें ये संथाली है। संथाल परगन्ना एक शायद एक रीजन भी है, तो वहाँ लैंग्वेज बोली जाती थी। ये 4 लैंग्वेज को 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, उससे पहले जस्ट देखो एक अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले। तो ये हुआ 2003 का अमेंडमेंट, 2003 92nd अमेंडमेंट है। 2003 अमेंडमेंट से पहले हुआ 92 में अमेंडमेंट, 92 1992 में। 1992 में अमेंडमेंट हुआ तो उसमें का आर्टिकल एक मैंने देखो 72 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ पंचायत से। तो इसके आसपास का अगर पता भी नहीं हो तो कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ होगा 72 73rd के आसपास का ही, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट। ये देखो अब है एक और
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ। इसमें राइट टू एजुकेशन की जो बात तो है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये अमेंडमेंट हुआ 2003 में। तो 86 के बाद क्या आसपास कहीं आर्टिकल होगा, तो आसपास का आर्टिकल 92 है 86 के 4 अमेंडमेंट के बाद, 3 अमेंडमेंट के बाद 92, 3 नहीं 4 2 6 5 6 अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद तो 92। कभी कभी एग्जैक्ट पता नहीं होगा अमेंडमेंट कौन सा था, लेकिन उसके आसपास को पता हो ईयर की समय, ईयर में तो ये अमेंडमेंट हुआ था यार, इसके आसपास में, ये आसपास का ही तो हो सकता है ना, तो ऑप्शन में आएगा, तो इतना दिमाग लगा के आप आंसर कर सकते हो। तो 92 2003 में हुआ, और इसमें 4 लैंग्वेज, और 92 में हुआ तो ये अमेंडमेंट है 71st अमेंडमेंट, इसमें 3 लैंग्वेज जोड़े गए, कोंकणी मणिपुरी, सॉरी कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी ये बोला जाता है आपका गोवा में, गोवा महाराष्ट्र रीजन, मणिपुरी मणिपुर में ही, एंड नेपाली नेपाली नेपाल के आसपास जो रीजन, जैसे कि आपका बिहार में, आई थिंक आप नॉर्थ नेपाल के आसपास वाले जो रीजन होगा, उत्तराखंड वाले एरिया में भी आपको देखा है नेपाली बोली जाती है, बिहार में कम, उत्तराखंड में ही ज़्यादा है। नेपाली हो गया, मणिपुरी, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये। इससे पहले एक लैंग्वेज जोड़ा गया था सिंधी, देखो सिंधी होगा 1967 में, सिंधी वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ, सिंधी जोड़ा गया। सिंधी जो पंजाब सिंध गुजरात, सिंध एक जगह है पाकिस्तान में, बहुत सारे सिंधी लोग वहाँ से जब अपने इंडिया में आए, तो उनकी भी डिमांड है कि भाई लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, लैंग्वेज हमारा प्रिजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा, प्रमोशन होगा, प्रमोट होगा लैंग्वेज का। तो डिमांड को देखते हुए 67 में सिंधी को जोड़ा गया। ध्यान दें, सिंधी 67, कोंकणी मणिपुरी, कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली। तो ये हुआ आपका 92 में अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 2003 में अमेंडमेंट हुआ 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 4 लैंग्वेज जोड़े गए, उसमें से एक मैथिली भी है, मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोंगरी है, ये 4 लैंग्वेज पूछा जाता है। इतना पूछते हैं इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। 9th शेड्यूल में मैंने बताया कि 31B आर्टिकल जो है वो कहता है कि 9th शेड्यूल में अगर कोई आर्टिकल को कोई एक्ट को जोड़ दिया गया, एक्ट मतलब स्टेट एक्ट को, तो यूनियन होगा जुडिशियल रिव्यू से। इसमें जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के, लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्विजिशन, सेटलमेंट, इसकी जो मैटर है, कहीं ना कहीं बाद में और भी एक्ट आया, टेक्सटाइल एक्ट गवर्नमेंट ने लाया, कई गवर्नमेंट ने, जैसे ये आप बोल सकते हो कर्नाटका कर्नाटका के गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। उसके बाद आप देखोगे क्या कि जो रिजर्वेशन वाली बात थी, तमिलनाडु की रिजर्वेशन में जहाँ 68% रिजर्वेशन है, उसको भी, उस एक्ट को भी कहाँ डाला गया, 9th शेड्यूल में, कि यूनियन हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये बचा रहेगा, इसको फिर नल एंड वाइड नहीं किया जा सकेगा इसके लिए। तो ये 9th शेड्यूल में है ये सब बातें। यहाँ वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई केशवानंदा भारती से पहले वाला चलो मान ले जाएंगे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं करूँगा, बाद वाला का जुडिशियल रिव्यू करूँगा। सोचो भी ये क्या है यार, मतलब केशवानंदा का भारती के बाद हम करेंगे जुडिशियल रिव्यू, पहले वाले में नहीं करेंगे। होना है तो सब हो जाए ना, पहले ये क्या बाउंड्री है, कौन सा लॉजिक हो सकता है? मतलब पहले गलत हुआ तो गलत है, वो सही, कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ तो चलेगा, सही ही है, और अब गलत हुआ तो आप गलती मानेंगे, करना है तो पहले वाला को भी करेंगे ना। तो जजेस का ये डिसीजन डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिसीजन है उनका, कह सकते हो। इसमें से भी ऐसा हो सकता है कि फिर से बने तो 7 जज की मेंबर बने, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बने तो उसमें हो सकता है कि 3 जज
या 4 जज बोल सकते हैं कि नहीं भाई सबको हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ये क्या है कि पहले वाला गलती नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल जज। तो चलो एक क्राइटेरिया था कि इसके पहले वाला का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बाद वाला का होगा, लेकिन बाद में हाँ अब है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई मतलब यही बोल दिया कि किसी का भी जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन ये लैंडमार्क है 24 मतलब 1973 केशवानंदा भारती के जजमेंट से पहले वाला का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये हुआ 9 शेड्यूल। 10 शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे कि कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो मैंने पहले बताया कब है जो उसकी सीट लॉस्ट करेगा। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पार्टी से मर्ज चला जाता है जीतने के बाद, तो सीट रहेगी या खोज नहीं रहेगी, उसकी सीट चली जाती है। अगर कुछ कैंडिडेट छोड़कर दूसरी पार्टी में मर जाते हैं तो वो किस कंडीशन में उनकी सीट रहेगी, किस कंडीशन में चली जाएगी। 2/3 मेंबर अगर जाते हैं, 2/3 अगर पार्टी मर्ज होती है, मेंबर मर्ज होती है दूसरी पार्टी से, तो उनकी सीट रहेगी, सीट है जो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन कम लोग जाते हैं तो वो सीट ख़त्म। और पार्टी के जो डायरेक्शन दिया वहाँ पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, उसके अगेंस्ट में इन्होंने वोटिंग कर दिया, तो 15 दिन के अंदर अगर उनकी पार्टी एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं एक्शन लेती है तो उनका सीट रह जाएगा। एक्शन लिया तो इलेक्शन वो आगे स्पीकर को बोलेगी कि आप इनके सीट को ख़त्म करें, या जो कह सकते हो आप किसको, चेयरमैन को, राज्यसभा के लिए चेयरमैन, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के लिए। तो वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि लोग फटाफट इस पार्टी से उस पार्टी में न जाए, सरकार तो बार बार न गिरे, और कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी मेंटेन रहे, इसलिए डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, तो बार बार ऐसे कंडीशन ना आए, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया 10 शेड्यूल। 11 शेड्यूल बताया पंचायती राज, जो इसके 29 सब्जेक्ट थे, 243 जी एंड 243 डब्ल्यू, जो है आपका यहाँ देखो जी डब्ल्यू ये है, इसमें 18 सब्जेक्ट, इसमें 29 सब्जेक्ट, 18 ही है, 29 एंड 29। ये हुआ आपका पंचायती राज, और ये हुआ म्यूनसिपाल्टी। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जो बताया पहले, इतना ही, जितना जितना मैंने आपको बताया इतना आपको मेमोराइज करना है। इधर वाला चलो यार, ये क्या हो जाता है इसको, हाँ जी, तो इतना जो बताया उतना, उसमें कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है। इतना देर से जो भूख मैंने बोला है, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब देखो इतना आया, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है, चलो अब थोड़ा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हाँ। देखो जितना मैंने बताया उससे ही देखो क्वेश्चन एग्जाम में 2024 रिसेंट क्वेश्चन, ये 92 अमेंडमेंट की बात, 92 की बात कहेगी, जिसमें 71st अमेंडमेंट हुआ 92 में। इसमें कितने लैंग्वेज जोड़े गए बताया था अभी, 3 लैंग्वेज। उससे पहले जो हुआ अमेंडमेंट 4 आर्टिकल, 4 लैंग्वेज। उससे पहले हुआ एक सिर्फ जोड़ा गया था किसको, सिंधी को, 67 में सिंधी को, ठीक। और आपका जो 92 में जो अमेंडमेंट हुआ 71st, और रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद 2003 वाला, 3 वाले में 4 लैंग्वेज, 4 में अपना बिहार का जो बोलोगे, बिहार का मैथिली संथाली, और आपका 2 बोडो डोंगरी। और ये 192 वाला, इसमें 3 लैंग्वेज, कोंकणी गोवा वाली, मणिपुरी एंड नेपाल, उत्तराखंड के रीजन वाली नेपाली। मैथिली बाद में जुड़ा ना रिसेंटली 2002-3 में, तो मैथिली नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में आपका है ही। अब है देखो इजी अभी लग रहा है, जब पूरा हो जाता है तो उतना सिलेबस को रिवाइज करके जब स्टूडेंट जब जाता है, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो टफ हो जाता है एग्जैक्ट यार कौन था किस में था। अभी जस्ट पढ़ा है तो काफ़ी इजी लगता,
अब ये चीज़ मैं डायरेक्ट अगर मैं 2 महीने बाद पूछ लूँ और कुछ और चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तब उसमें भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि रिसेंट अगर रिवीजन नहीं किए हो तो ये कहना कि क्वेश्चन इजी है या टफ है तो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा है, याद है तो इजी, नहीं है याद है तो टफ। खैर ये, अब देखें एक चीज़ और मैं बता दूँ, 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐड हुआ था ना, वो ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। वो हुई वो 1951 में, आज़ादी के इंडिपेंडेंस हुआ, रिपब्लिक हुआ, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ, उसके एक साल बाद ही 1951 में 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th शेड्यूल में क्यों, 9th शेड्यूल में क्या, वो सब जो क्यों लैंड रिफॉर्म किया जा रहा था, तो लैंड रिफॉर्म से एक्ट जो था वो जोड़ा गया 9th शेड्यूल में, ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो और इसमें जुडिशरी उंगली ना करे। तो ये है 9th शेड्यूल। अब क्वेश्चन आता है कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, तो 1951 में हुआ 9th शेड्यूल का फॉर्मेशन। किसी गवर्नमेंट थी, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आई थिंक जो अमेंडमेंट वाली बात है यहाँ कहीं मेंशन है या नहीं है, कहीं मेंशन होना चाहिए। चलो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ हाँ शायद देखो, रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इट्स फ्रॉम जुडिशियल। जो मैंने बात बोला ये यहाँ मेंशन है, देख लेना। तो 1951, इससे देखो बार बार क्वेश्चन कैसे आया, एक क्वेश्चन तो कर दिया, एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब ये क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। ट्राइबल लैंड जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट पार्टी को माइनिंग के लिए जो नहीं दिया जा सकता। अब देखें 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल म्यूनसिपालिटी, 11th शेड्यूल है ना पंचायत, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म एक्ट, 3rd शेड्यूल क्या है, 3rd शेड्यूल बताओ, ओथ है ना, फॉर्मेशन है ना, ओथ के लिए 2nd है क्या, इमोलमेंट कितना, एलोवेंस कितना, प्रिविलेज कितना। 5th शेड्यूल है किसके लिए, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया के लिए है। तो अब है 5th, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइबल लैंड की बात चर्चा कर रहा है, तो कहाँ 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया नहीं बोला, ट्राइबल एरिया सिर्फ 4 स्टेट से रिलेटेड है, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन जो है इतना पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है, तो कम से कम 5th शेड्यूल कुछ तो है ना शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया ही है, मतलब ट्राइब के ही एरिया से रिलेटेड है, जनजाति से रिलेटेड है, लेकिन डेजिग्नेट कर दिया गया उसको शेड्यूल एरिया और उसको ट्राइबल एरिया ऐसे। तो ना एग्जैक्ट पता हो, लेकिन हाँ इतना पढ़ा हो तो आंसर होगा 5th शेड्यूल। समझ गए। तो चुभ रहा है मुझे, देखें अब है क्वेश्चन, द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, किस लिए बनाया गया, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड। 5th शेड्यूल किसके लिए बताया, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 6th शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया, किसके, कौन से स्टेट में, AMTM। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट, बाउंड्री बिटवीन द स्टेट का जो आर्टिकल होगा, यूनियन 1 to 4 में आर्टिकल होगा, वहां से कहीं बीच का आर्टिकल होगा ना,
डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत से जो रिलेटेड आर्टिकल है 243 वाला आर्टिकल है, 243 से 243 ओ। एंड शेड्यूल भी है इसका, कौन सा है, 11th शेड्यूल है पंचायत का। डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन यूनियन, तो जो अगर ये कोई शेड्यूल भी आएगा कहीं ना कहीं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से जो मेंशन है तो शेड्यूल 1 में है। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बॉर्डर स्टेट, ऐसा कुछ है आर्टिकल, बॉर्डर स्टेट का कुछ नहीं है। अब प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, तो ऑब्वियस सी बात है शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल किससे है, इससे है, ऑप्शन आपका ये होगा। अब देखें 2003 का क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, ये भी क्वेश्चन 15 में पूछा गया है, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, कौन सा अमेंडमेंट, मैंने बताया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, 2014 का क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल बताया अभी, 10th शेड्यूल है तो यहाँ 10th है, इसमें सोचना क्या है। सेकंड शेड्यूल क्या है बताओ फटाफट, क्या है, प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद गवर्नर का, वो क्या है, क्या एलोवेंस क्या होगा, प्रिविलेज क्या होगा। थर्ड शेड्यूल है क्या, ओथ ऑफ फॉर्मेशन। फिफ्थ शेड्यूल है क्या, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल है शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेट, सॉरी ट्राइबल एरिया से। सेवन्थ शेड्यूल है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एट्थ शेड्यूल है किसके लिए, लैंग्वेज का, क्या बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। नाइन्थ शेड्यूल है जो आपका इम्यून होगा, जो स्टेट एक्ट जो होंगे जमींदारी सिस्टम वाली जो एक्ट हो इम्यून होगी वो 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन क्या है 2014 का क्वेश्चन है। तो जो ये बोलना कि भाई इजी क्वेश्चन उस समय पुराने जब मैं 99 और 92 93 95 2000 का क्वेश्चन देखता हूँ तो ईजी था सिविल सर्विसेज में, अब टफ आते हैं, अभी भी आते हैं आप देखो। तो एग्ज़ाम में हमेशा रहेंगे कि 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आसानी से दिया जाता है, 20 क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं, 20 क्वेश्चन, 20 क्या 20-25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आसानी से आंसर किया जा सकता है, किया जाता है। बाकी और क्वेश्चन घूम फिर के जैसे तैसे ज़्यादा डीप हो नॉलेज तो ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ रहते, कोई भी एग्जाम में, IIT का एग्ज़ाम दो, IIM का एग्ज़ाम दो, और क्या बोलूँ मैं, MTech का एग्ज़ाम दो, गेट का एग्ज़ाम दो, PG का एग्ज़ाम दो, DM MCH कुछ का एग्ज़ाम दो, तो ऐसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। एक क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। यहाँ देखें एजुकेशन पर कौन किसका इफेक्ट है, ये सब में से देखें। DPSP में एजुकेशन के बारे में बोला गया है ना, स्टेट कोशिश करेगा 5 साल तक कम से कम स्टूडेंट बच्चे को जो है जो प्राइमरी मतलब एजुकेशन देगी, बेसिक एजुकेशन 5 साल तक। वहाँ मेंशन है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, यहाँ भी मेंशन है कि प्राइमरी एजुकेशन को लेकर प्राइमरी स्कूल के लिए रूरल एरिया जो मतलब पंचायती राज है चाहे म्यूनसिपाल्टी है वो अपना उनको जुरिडिक्शन दिया गया। 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया है 7th शेड्यूल। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया। 6th शेड्यूल में बहुत डिटेल लंबा सारा इतना बड़ा दिया हुआ शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो ऐप है तो ऐप खोल कर देखना या गूगल पर डाल कर देखना, 6th शेड्यूल के बारे में लंबी चौड़ी है, बहुत सारी प्रोविजन उसमें। ये मेंशन है किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में मेंशन है कि शेड्यूल ट्राइबल एरिया में एजुकेशन के लिए गवर्नर क्या करेगा या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, प्रोविजन वो मेंशन है। 5th शेड्यूल वाले जो आर्टिकल है ना उसमें स्पेशल एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन नहीं है। 5th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन से मेंशन है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि एजुकेशन के लिए।
ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन हमें आता है ये 1 2 3 4 एंड 5, तो सिर्फ 3 जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ये माना जा सकता है, एज्यूम किया जाता है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, तो एजुकेशन को भी प्रमोट करने का, उसको भी कहीं ना कहीं डेवलप करने का, उसमें काम करने का प्रोविजन इनडायरेक्टली है। तो अगर हमें इसमें डॉट है, चलो थर्ड में 1 2 4 5 तो पक्का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। 1 2 4 5 के हिसाब से देखा जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका डी। तो अब देखें, ये इस आर्टिकल के बारे में मैंने आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को डिटेल नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा है और खुद से खोल के देखना। 5th छोटा भी है, 6th में पलटते जाओगे, बढ़ाते हो, स्लाइड स्क्रॉल करते जाओगे, रोल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, बहुत लंबी चौड़ी दिया हुआ है। खैर ये बताने के लिए, तो अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा या नहीं कभी आर्टिकल शेड्यूल को खोल कर देखा है कभी कि इसमें क्या क्या है, पढ़ाया भी नहीं गया हो, तो लड़का सबसे पहले क्या जाएगा ब्रेन में, डीपीएसपी में तो है, रूरल एंड लोकल बॉडी में है, एंड 7th शेड्यूल में है 1 2 एंड 5। देखो सब ये ऑप्शन मिला होगा कहीं, 1 2 एंड 5 रखा है इन्होंने, इतनी चालाकी कि लड़का मारे जरूर, ये मारे। और लोग अगर उस सही में इस शेड्यूल को अगर किसी ने ओपन करके नहीं देखा हो इस शेड्यूल को, तो गलत तो मारेगा ही। तो एक क्वेश्चन आपका देखें 2000 क्वेश्चन है आपका, 2012 का क्वेश्चन है। अब है कहते हैं अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वर एडेड टू द लैंग्वेज। देखें 8th शेड्यूल में 4 लैंग्वेज ऐड किए गए, किस तब जाके हो गया 22। तो अब देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया था 2008 का क्वेश्चन है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 4 जोड़ा गया ना। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ कब का, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का नहीं है, ये 2003 का अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें 4 लैंग्वेज जो जोड़े गए हैं, कौन कौन थे, बिहार वाले, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ये 4 लैंग्वेज। इससे पहले क्या पूछा गया, मतलब दिखाया मैंने आपको कोंकणी के बारे में, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। वो है किससे रिलेटेड, इन 92 से हाँ 2003 वाला है, वो आपका है 71 वाला, और है 1992। खैर ये बताया तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी बता चुका हूँ। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 4 जोड़े गए तो हो गए 22। 2008 का क्वेश्चन है, अभी सब इसके बारे में डिस्कस कर दिया, बार बार ये बोलने की जरूरत है नहीं। कहने का मतलब क्या कि देखो इतना जो बताएगा उससे ही कितने सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और ये है, और ये कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये फैक्चुअल चीज़ है, उसको मेमोराइज करना है। थोड़ा लिंक करके आसपास से मैंने जोड़ के बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपके ब्रेन में बेटर वे में ये रह जाए। अब है एक क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है 2008 का क्वेश्चन। Which schedule of the Constitution of India contain a special provision for administration and control of scheduled area in several states? Scheduled area कौन सा है, 5th 6th में क्या होता, scheduled area and scheduled tribes। 6th में scheduled area नहीं, ट्राइबल एरिया, वो भी AMTM, असम, मेघालय, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 5th डायरेक्ट 2008 का क्वेश्चन। ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4th में क्या है, 4th में 2nd में, 3rd में ओथ एंड अफर्मेशन, 2nd में क्या है, एलोवेंस, स्पेशल प्रिविलेज, प्रेसिडेंट, ये सब का 3rd में है। ओथ अफर्मेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कंटेस्ट करने वाले हैं इलेक्शन, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर होंगे या उनमें कंटेस्ट करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सब वो सब 3rd। 4th में काउंसिल ऑफ
कितना एलोकेट सीट होगा राज्यसभा में, कौन, तो उसके लिए देखो, इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. It contains the language listed in the constitution. It contains the provision regarding the administration of the travel area. It allocates seat in the council of state. राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया. कितने सीट एलोकेट होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2004 का है, इसमें कोई सोचने की ज़्यादा बात है ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं. अब ये क्वेश्चन देखो, ईयर मैंने मेंशन नहीं किया, कोई नहीं. हाँ, 2003 का क्वेश्चन मेंशन किया है ये. Which one of the following schedule of the Indian Constitution lists the name of the state and a specific their territory. सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में ही, ऑप्शन में ऊपर फर्स्ट में रखा ही है, कोई बड़ा चीज है नहीं इसमें. बार बार क्या बोलो, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल बता दिया, थर्ड ऑथ अफर्मेशन, फोर्थ क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा. अब देखें, if a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the constitution must be amended. अगर नया न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन का एक नया स्टेट क्रिएट हुआ तो कौन सा शेड्यूल को मस्ट अमेंड होगा, जरूर अमेंड होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट में क्या है, यूनियन और स्टेट का बाउंड्री या यूनियन का यूनियन टेरिटरी का. सेकंड में क्या है बताया बार बार यार, अलाउंस, प्रिविलेज, एनुअलमेंट. थर्ड, थर्ड क्या है, ऑथ अफर्मेशन. फिफ्थ क्या है, शेड्यूल एरिया. तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट है, इसमें कोई बड़ा सोचने की बात है नहीं. बोलते बोलते मुझे भी बहुत बोरिंग सा हो गया है, एक ही बात को मैंने रखा कि देखो ना, इतना करते करते बार बार कितना क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही. क्यों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत जगह बच्चे पढ़ते हैं इसको ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट शुरू करते हैं कहाँ से, चलो फंडामेंटल राइट से ही इंडियन पॉलिटी शुरू होती है. अब मैं देखो अब तक जहाँ तक पढ़ रहा हूँ ना, अभी तो मैं फंडामेंटल राइट चैप्टर में पहुँचा नहीं हूँ, और उससे तुम खुद देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं. लेकिन बच्चा ये स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर लाता है, स्टार्टिंग का चैप्टर क्या है, इसमें कुछ नहीं है. सी, और मैं अभी तक जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया कि भले स्टार्टिंग का इतना पढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया पूरा पॉलिटी को मैंने निचोड़ कर आपके सामने कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से दिया है, कि भले ही अब आगे का ना मौका मिल पाए, आगे ना पढ़ पाओ आगे का टॉपिक, लेकिन आगे का टॉपिक आप इतना एबल हो गए हो, खुद एबल हो गए हो कि आप पढ़ के जितना मैंने समझा दिया सफिशिएंट हो चुका है इतना में भी. क्योंकि उतने दिन से मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, पढ़ा तो ही ना, टॉपिक तो डिस्कस करता हूँ. कभी कभी मैं लाइफ की बातें या आगे सर्विस की बातें मैं एक्सपीरियंस वो बता देता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो अब किसी की पर्सनल लाइफ ये सब कहानियाँ तो मैं नहीं बताता. जो आपके लिए ज़रूरी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए, सर्विस के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ बातें ही बताता हूँ. तो एक क्वेश्चन देख लें, Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? पक गया हूँ मैं. फोर्थ शेड्यूल इतना बोलते बोलते आपको जरूर याद हो जाना चाहिए. फोर्थ शेड्यूल क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स. कहीं कहीं ऑप्शन है तो बताओ यार, एलोकेशन ऑफ सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट. और ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं सारे ऑप्शन को. अब देखो, Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection law, anti-defection act कहाँ है, 10th शेड्यूल कहीं है ऑप्शन, 10th शेड्यूल 1998. लिस्ट मैच करें. अब यहाँ देखो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है. फंक्शनरी, प्रेसिडेंट, जज, मेंबर, ये ओथ अफर्मेशन. अब देखो ये ओथ अफर्मेशन ये है कि ऐसे ऐसे ओथ लेते हैं. ओथ अफर्मेशन में बताओ, ओथ अफर्मेशन में क्या प्रेसिडेंट है, वहाँ मैंने बताया था प्रेसिडेंट नहीं है. ओथ अफर्मेशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, प्रेसिडेंट वहाँ नहीं है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया चाहे इलेक्शन लड़ रहा है उसका भी ओथ अफर्मेशन है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन इसका भी ओथ अफर्मेशन है, प्रेसिडेंट का वहाँ ओथ अफर्मेशन उस शेड्यूल में नहीं है. वो तो बताने की बात हो गई, इससे इस आंसर से रिलेटेड नहीं. अब देखो
ओथ ऑफ इन्फॉर्मेशन भले ही तुमको नहीं पता, लेकिन मेंबर ऑफ द यूनियन जो होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर या कहते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको मैंने बताया था ना कभी कि इनको कहा है कि ओथ ऑफ सीक्रेसी का ओथ लिया जाता है कि या आप जो अंदर कैबिनेट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो बातें चल रही जो पॉलिसी से रिलेटेड, उसको डिस्क्लोज आपको तब तक नहीं करना है जब तक आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन ना हो। खुद से इतना सीक्रेसी मेंटेन करना है, कम से कम आपको गोपनीयता मेंटेन करना है कि आपको पहले से रिवील नहीं करना जब तक पब्लिकली रिवील करने के लिए डायरेक्शन ना हो। तो मिनिस्टर कहते हैं मिनिस्टर फॉर द यूनियन, मिनिस्टर जो मंत्री हैं, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन उनके लिए होगा, ये बात है। अब देखो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें देखो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, फेथ एंड अलेजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 4। अब देखो B4 एंड D1 कहाँ है? B4 यहाँ, D1 ये नहीं है, एक ही बचा B4 D1 में। अब देखना है कि ए का 3 और C का 2। ए का 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फेथ एंड अलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। C मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। नहीं पता है तो भी ये दो तो हमारा मैच कर गया, और कोई ऑप्शन नहीं है तो ये मारेंगे, है भी सही है। एक बात मैं बता दूं, डीएल में देखा जाए जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मेंशन है कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। तो यहाँ ए का ऑप्शन जो आया है 3 दिया है, फेथ एंड अलेजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मेंशन किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ओथ में, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या मेंशन किया गया कि फेथफुली डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस से कहा गया है। ओथ ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, इनके लिए प्रेसिडेंट के लिए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कहा गया फेथ एंड अलेजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी के लिए 3, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। 2 हमारा एग्जैक्ट मैच किया जिसको हमें पता भी था, तो ऑप्शन फिर भी दिया जा रहा है आंसर की सी को। तो ऐसी है। अब है कि 2 तो ऐसे चलो दिमाग ला के, इनका उतने सारे लोगों का ओथ कहाँ से याद रखे रहेगा यार, कि इनका प्रेसिडेंट का है कि ओथ लेंगे कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेगा कि फेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, फेथ एंड अलेजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निष्ठावान रहेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा दिमाग लगाकर ऐसे वैसे कुछ आंसर करना होगा। डायरेक्ट सबका उतने सारे लोगों का ओथ रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओथ, स्कैग का ओथ, इलेक्शन कमिश्नर का ओथ, तो इलेक्शन कमिश्नर का कोई ओथ नहीं है, नहीं उनका ओथ नहीं। खैर अब एक बात और, डिप्टी स्पीकर का कोई अलग से कोई ओथ नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ओथ लेते हैं ना एमपी, तो वो ओथ ही उनका ओथ हो गया, उनके लिए अलग से ओथ नहीं, शपथ नहीं लिया जाता, नहीं लेने का प्रोविजन है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, क्योंकि खोजते रह जाओ कि यार ये कैसे ओथ लेता है। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बने, जो ओथ लिया गया एमपी बनते वक्त दिलवाया गया, डेट्स ओथ इनफ, दोबारा ओथ नहीं लिया जाता। अब है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस। आई थिंक देखें, एक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आई थिंक मैंने ऐसे रख दिया लास्ट में किया है, पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसको, मैंने ट्रिक भी बताया था कैसे कैसे, एक और पहले जाके आप देखेंगे सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था मेंस में, तो मैंने पहले ही बताया कि इमरजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक सर्विस कमिश्नर, जुडिशरी, गवर्नर, और क्या है इसमें इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, और जो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर है या प्रेसिडेंट का, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। फेडरल स्कीम, फेडरलिज्म बार बार चल रहा था कि 1935 एक्ट में क्या इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी, फेडरल स्कीम को लाया गया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं हुए थे, तो हमारा कंट्री में फेडरेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था।
बाकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेमोराइज करना है, मैंने बता दिया है कैसे, थोड़ा बताया था, देख लेंगे। एक चीज़ को मैं बोलूँगा, बोलते बोलते मैं भी थक चुका हूँ रियली, मुझे भी बहुत प्यास सा लगा हुआ ओट सूख रही है। और खैर ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन, ऑस्ट्रेलियन, बीमार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जिसको यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवरेन रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवरेन रिपब्लिक ऐसे है। और इसको रसिया भी अभी कहा गया, फ्रेंच है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब देखें ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो इंडिपेंडेंट जब का इंडिया हुआ तो उस समय का प्रियम्बल देखें कितना डेकोरेटेड है, कौन कौन डेकोरेट किया था उनका नाम भी मैंने बताया था, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बताया था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक, तो देखेंगे आप। इसमें देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देखो इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में चेंजेस हुआ 1942 में, वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सेकुलर बाद में ऐड हुआ। यहाँ सोशलिस्ट एंड सेकुलर यहाँ नहीं है, ये दिखाने के लिए मैंने दोनों को यहाँ रखा है। डेकोरेशन की तो अलग बात है कि कितना अच्छा सा डेकोरेट शुरू में जो हो गया, दोबारा बाद में जब बना उतना डेकोरेशन अच्छा तो नहीं लग रहा है, जितनी डेकोरेशन स्टार्टिंग में जो हुई देखें क्या मस्त है, क्या डिजाइनिंग, क्या आर्ट थी उनकी, कला थी पेन में। तो ये, और देखिए एक चीज और, फिर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन राजिंग ये हुआ। यहाँ एक और वर्ड यूजिंग हुआ है फ्रेटर्निटी में, देखेंगे देखें, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, वैसे ही आएगा, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रमोट एमंग देम। फ्रेटर्निटी यहाँ है, फ्रेटर्निटी में आपका आएगा एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यहाँ हुआ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक। यहाँ देखो क्या है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन जो वर्डिंग है, एंड इंटीग्रेशन यहाँ आया है, एंड इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, एंड इंटीग्रिटी को यहाँ जोड़ा गया, एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर यहाँ जोड़ा गया, सोशलिस्ट एंड सेकुलर यहाँ जोड़ा गया, वहाँ नहीं था, तो ये चेंजेस हैं प्रियम्बल में। तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, तो ये 2021 का क्वेश्चन है। देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर तो बाद में ऐड हुआ, ठीक है, 76 में, उससे पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कोई है ऑप्शन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देखो कैसे घुमाया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद है तो गेस कर कर के आंसर ना नहीं हो सकता। समझ में आया ये बताने का मतलब। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है और आएंगे भी आगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने रखा है। और हालांकि आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है मैंने कभी पहले भी इसके बारे में वर्बली बता दिया था, नोट्स के फॉर्म में मैंने मेंशन नहीं किया था स्लाइड में, पर मैंने वर्बली बताया था पहले, कभी क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। तो चले अभी डिटेल में मैं देखता हूँ। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैंने पहले बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशन कहे हैं या इसके बारे में डिटेल थोड़ा मेंशन किया है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है आई थिंक पहले मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो ठीक है, अभी एक तरह से काइंड ऑफ रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। तो लेट्स सी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखें तो कहते हैं क्या,
ये क्या है, ये बॉडी, इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट है या अथॉरिटी है या एक बॉडी है, स्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके लिए प्रोविजन मेंशन है। तो ये दैट्स ये एंड हैज पावर्स, ड्यूटीज, पावर्स अधिकार क्या है, जिम्मेवारी क्या है, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आगे और जो जब एग्जांपल दूंगा तो ये जो वर्डिंग है, ये जो सेंटेंस है, इसके बारे में क्लियरिटी आपको हो जाएगी। तो पहले अभी देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए, उसकी पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब जो, और उसके कंपोजिशन क्या होंगे, मेंबर कौन होंगे, कब रिटायर होंगे, कैसे उनको हटाया जा सकता है, क्या जो फंक्शन हो गया, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल जरूर उससे है रिलेटेड, तो मेंशन है। तो दोज बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहते हैं कैन ओनली बी क्रिएटेड और चेंज बाय पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब या क्रिएट किया गया है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कोई जोड़ना है तो उसके लिए अमेंडमेंट करना होगा। अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी और कह सकते हो स्पेशल मेजोरिटी, ये डिफरेंट थिंग है। तो पहले अभी ये है, यहाँ तक जाने तो अमेंडमेंट के द्वारा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। रेदर देन बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कहने का मतलब सिंपल वे में, सिंपल पार्लियामेंट सिंपल वे में जो कानून बनाती है, लेजिस्लेट करती है, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जैसे देखा है कि अंडर आर्टिकल 368 उसमें क्या है प्रोविजन, स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है। दो टाइप का स्पेशल मेजोरिटी, एक है सिंपल मेजोरिटी, वो जो सिंपल मेजोरिटी से अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है तो वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट यहाँ कुछ भी हो सकता है, सिंपल या ये सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी कुछ भी। और सिंपल जैसे कि आप बोल रहे हो कि कोई दिन पर दिन डेली देखते हो कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है पर उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लैंड रिफॉर्म एक्ट, बहुत सारे, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया अभी, या तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया। ये एक्ट सिर्फ पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया और एक्ट बनाया। तो ऐसे करके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डालने होंगे, उसके लिए स्पेशल मेंशन होगा बिल में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है। अमेंडमेंट किया जा रहा है मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हो आप तो अमेंडमेंट ही करके और ऐड करोगे। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, संशोधन का मतलब चेंज। तो अमेंडमेंट जोड़ना, घटाना, उसको तोड़ना मरोड़ना, दैट्स आल्सो कॉल्ड अमेंडमेंट। जब नया बॉडी क्रिएट होगा तो जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा तो अमेंडमेंट। तो ये हुआ, तो सिंपल एक्ट को नहीं कहा जाएगा। अगर सिंपल एक्ट से कोई बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जोड़ के नहीं बना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगा। स्टैट्यूटेट, स्टैट्यूट से बना मतलब कानून से बनाकर, कानून के द्वारा बनाया गया, पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके नहीं बनाया गया, तो वो कहलाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, अब यहाँ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है तो उतना पढ़ा है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, तो उसमें हमेशा जो जो बॉडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये क्या क्या है, ये बॉडी मतलब कहने का मतलब क्या है, एक इंस्टीट्यूट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नहीं एक पर्सन होते हैं। तो काइंड ऑफ क्या करेगा, अथॉरिटी। तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या है कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो अगर कोई मैटर में जो पार्टी, अगर एक पार्टी, तो पेटिशनर कहो या रिस्पोंडेंट कहो, पेटिशनर मतलब जो पिटीशन लेकर जाता है कोर्ट में, पहले
केस फाइल करता है तो डेट्स कॉल्ड पेटिशनर। और जिसके अगेंस्ट में केस करता है तो उसको जवाब देना है, ठीक है, उसे भी अफेयर होना है और जवाब देना है, तो डेट्स कॉल्ड रिस्पोंडेंट, रिस्पॉन्ड करना है। तो गवर्नमेंट पेटिशनर हो सकती है, रेस्पोंडेंट। इनके तरफ से जो काउंसिल होंगे, जो वकील होंगे, जो लॉयर होंगे, एडवोकेट होंगे, तो वो कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो ही हो। और भी इनके साथ मतलब अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए और भी होते हैं अथॉरिटी, जैसे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे इनके भी और भी पास में और भी इनके हेल्प करने के लिए लॉयर की टीम होती है। तो टीम भले हो लेकिन अपियर ये हो सकते हैं या तो एडवोकेट जनरल, सॉरी सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल। पर सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अटॉर्नी जनरल का जो प्रोविजन जो है, ये जो अथॉरिटी का है, कह सकती इस अथॉरिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मैं बता दूं, एग्जाम में आ सकता है सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए ये कहाँ कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड? आर्टिकल 76, ठीक। तो पहले भी मैंने बताया था, तो मैंने बताया था ना 74, 76, 78। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 76 क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद 76 बताया था। देखें, एंड आपको 76 एडवोकेट जनरल के लिए, एंड 78 क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकती है कि कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या एक्टिविटियाँ चल रही है, क्या आप करने वाला हो, क्या प्लान है। तो उसके बारे में प्रेसिडेंट है जो आस्क, प्रेसिडेंट कैन आस्क टू प्राइम मिनिस्टर, वो जो मैंने बताया था 78 में। तो 74, 76, 76 से पहले क्या होता है? चीफ प्राइम मिनिस्टर एंड उसके मिनिस्टर का, कुछ यूनियन मिनिस्टर का प्रोविजन होता है। तो ये बताया था, वहाँ जाके आप देख सकते हो पहले वाले में। फिर है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए CAG, कैग जानो, कैग। तो इसके लिए भी आर्टिकल मैंने बताया था 148 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है याद करो? 148 से लेकर कहाँ तक? 152 तक। तो कम से कम 148 में CAG का प्रोविजन है। बाकी आगे में 49, 50, 51 में क्या पावर है, क्या ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कब हटाया जा सकता है, कब तक टर्म रहेगा, टेन्योर रहेगा, क्या फंक्शन है। तो बेसिकली अभी जानो क्या करना। पहले मैंने बताया था, जब CAG थोड़ा डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि ऑडिट करना काम है किसका, कहाँ कहाँ का कौन सा अकाउंट, गवर्नमेंट जो भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे उसको ऑडिट करना, या स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑडिट कर सकती है उनके डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट को ऑडिट कर सकती है, कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU को भी, या कोई भी इंटरप्राइजेज जो जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो, या जिसको गवर्नमेंट लोन दे चुकी हो, गवर्नमेंट का कुछ साझेदारी हो, तो उसको ऑडिट करने का काम है कैग का। तो 148 आर्टिकल। तो कहने का मतलब देखिए, अभी मैं बाद में और कुछ बताऊंगा। अब देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में फिर ऐसे बताया था 163 स्टेट में बताया था, 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, 165 में सेम बात, 165 एडवोकेट जनरल, 167 चीफ मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, गवर्नर पूछ सकती है कि भाई कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन जो भी राज अगर पूछना हो तो कैसे डिटेल क्या चल रहा है क्या, जैसे मैंने बताया। तो सेम कंपेयर करके मैंने बताया था सेंटर में क्या, स्टेट में क्या, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर देखें स्टेट फाइनेंस कमीशन, मैंने बताया था कि पंचायत मैंने पढ़ा, जब डिस्कस किया था पंचायत या म्यूनसिपाल्टी, तो जिसमें बताया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का ऑर्गेनाइज करवाना है, सेटअप करवाना है, मतलब 5 साल बाद कम से कम आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करवाना है, या कह सकते हो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, बेसिकली मतलब बनाया जाता है कि आप है जो रिकमेंड करें या देखें कि क्या पंचायत या म्यूनसिपाल्टी का हाल है, पैसे की कमी है, ज़्यादा है, कितना मिल रहा है, उतना सफिशिएंट है कि नहीं, और चाहिए क्या, कैसे इनका और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो रिकमेंड करना स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है, बता चुका हूँ पहले। उसके लिए उसमें मैं डिस्कस किया था तो मैंने बताया था आर्टिकल 243 आई। देखिए 243
कहाँ से शुरू होता है पंचायत के लिए? 243 से लेकर 243 ओ, GHIJKLMNOP, तो आई तो बीच में ही है ना, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पार्टिकुलरली हो रहा है पंचायत के लिए ये 243 आई, म्यूनसिपालिटी के लिए नहीं कहो, पंचायत के लिए मेनली जो है यहाँ आर्टिकल आई में। तो ये हुआ। अब देखें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रो प्लानिंग कमेटी। आई थिंक जब मैंने म्यूनसिपालिटी के बारे में चर्चा कर रहा था, लोकल अर्बन गवर्नमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रो प्लानिंग कमेटी को ऑर्गेनाइज करवाना। मेट्रो प्लानिंग कमेटी 10 लाख से अधिक ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं उस एरिया के लिए मेंबर रहेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे एरिया में जो जो ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी कैसे काम किया जाए, क्या डेवलपमेंट किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, पहले पहले किसको कितना दिया जाए, किसको कितना पावर दिया जाए, ये सब आपस में डिस्कशन। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रो प्लानिंग कमेटी, ये यहाँ मैंने मेंशन इसलिए किया कि जब इसको आप, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी कंसेप्चुअल बातें नहीं है जो मेमोराइज करने की चीज़ है, पर एग्जाम में और जब हो सकता है कि पंचायत कितने लोग पढ़ा रहे हो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मेट्रो प्लानिंग कमेटी का डिस्कशन नहीं करते हैं, या आप बुक भी पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है यार इसमें कोई रिलेवेंस थिंग नहीं है, ये कोई ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, तो उसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रो प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसका प्रोविजन, इतना कौन सा आर्टिकल है थोड़ा बहुत डजंट मैटर, एटलीस्ट इतना तो हाँ। देखिए देखिए इतना आपको पता रहेगा कि ZD ऑब्वियस से बात है, ये म्यूनसिपालिटी वाली जो आर्टिकल है वहाँ जाती है ना। ओ तक 243 से 240 ओ तक कहाँ है, ये आपका पंचायत। ओ के बाद कहाँ तक जाता है, O P Q R S T U V W X Z, फिर A B C D E G तक ऐसे जाता है। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको X बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.and Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो
चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।